सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट के माध्यम से हम पेशवा बाजीराव के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात शाहू ने उसके 20 वर्ष से भी कम आयु के पुत्र बाजीराव को पेशवा का पद प्रदान किया। बाजीराव एक योग्य, नीतिज्ञ और सफल सेनापति सिद्ध हुआ। अपने प्रयत्नों से उसने मराठों को भारत की प्रथम श्रेणी की शक्तियों में स्थान दिला दिया। बाजीराव के सम्मुख विभिन्न कठिनाइयाँ थीं। नीति के आधार पर प्रतिनिधि श्रीपत राव ने और नीति के साथ साथ ईर्ष्यावश सेनापति त्र्यंबक राव ने पेशवा का विरोध किया। कोल्हापुर के शासक संभाजी द्वितीय ने शाहू के अधिकारों के विरोध में अपने अधिकारों का दावा किया और निज़ाम उल मुल्क आसफ जां के हाथों में खेलकर मराठों की शक्ति को विभाजित किया। कोंकण प्रदेश में सिंधियों और पुर्तगालियों ने मराठों का विरोध किया। आंग्रिया सरदार ने शाहू के अधीनस्थ सरदार के स्थान पर उसके साथ एक मित्र का व्यवहार करना चाहा और तत्कालीन समय के एक सफल कूटनीतिज्ञ और सेनापति तथा हैदराबाद के प्राय स्वतंत्र राज्य की नींव डालने वाले निज़ाम उल मुल्क आसफ जां ने दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को गंभीर चुनौती दी। परंतु बाजीराव ने उन सभी कठिनाइयों को हल किया। प्रतिनिधि श्रीपत राव उत्तर भारत में मराठों की शक्ति के विस्तार की नीति के विरोध में था, जैसा कि पेशवा बाजीराव चाहता था। अंत में जब बाजीराव ने निरंतर निज़ाम उल मुल्क आसफ जां को युद्ध में परास्त किया, तब वह बाजीराव की नीति के पक्ष में हो गया। सेनापति त्र्यंबक राव पेशवा से ईर्ष्या करता था और उसकी इस नीति के विरोध में भी था कि एक मराठा सरदार का एक जागीर पर एकाधिपत्य नहीं हो। अंत में 1731 ईस्वी में दभाई के निकट सेनापति और पेशवा का युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा की विजय हुई और त्र्यंबक राव युद्ध में मारा गया। इसमें शाहू के सरदारों में पेशवा का स्थान प्रमुख हो गया। संभाजी द्वितीय ने शाहू से महाराष्ट्र की भूमि का आधा भाग और दक्षिण के 6 सूबों की चौथ एवं सरदेशमुखी में से अपना हिस्सा मांगा। अंत में श्रीपत राव ने दक्षिण में एक मराठा सेना शाहू के विरुद्ध भेजी। 1730 ईस्वी में वारणा नदी के निकट संभाजी द्वितीय की पराजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1721 ईस्वी में उसने शाहू से वारणा की संधि कर ली। इस संधि द्वारा संभाजी ने शाहू को महाराष्ट्र का स्वामी और स्वयं को उसके अधीन शासक स्वीकार कर लिया। बाजीराव ने कोंकण प्रदेश में शाहू के स्वामित्व को स्थापित किया। आंग्रिया बंधुओं ने गृह युद्ध में हस्तक्षेप करके दोनों में समझौता कराया और दोनों को शाहू की सेवाएं स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। सिंधियों को संधि करने के लिए बाध्य किया और पुर्तगालियों से बैसीन छीनकर उन्हें भी संधि के लिए बाध्य किया। निज़ाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में मराठों की सहायता लेकर दक्षिण भारत के सूबेदार मुबारिज खान को परास्त करके हैदराबाद के प्राय स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। वह मराठों का सबसे अधिक शक्तिशाली शत्रु सिद्ध हुआ। निज़ाम मुख्यतया बाजीराव की शक्ति और योजना से शंकित था। उसने उसके विरुद्ध छत्रपति शाहू और श्रीपत राव को भड़काया। संभाजी द्वितीय को शाहू के विरोध में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उकसाया और सेनापति त्र्यंबक राव को सैनिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। तब भी बाजीराव उसके विरुद्ध सफल रहा। बाजीराव ने 1727-1728 ईस्वी तक निजाम से छुटपुट युद्ध किए और अंत में 1728 ईस्वी में पालखेद नामक स्थान पर निजाम को घेरकर ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसने बिना युद्ध के
मुंगीशे गांव की संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने शाहू को मराठों का एकमात्र छत्रपति मान लिया और उसे चौथ एवं सरदौशमुखी भी देने का वायदा किया। 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह ने निज़ाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, परंतु इस बार भी बाजीराव उससे अधिक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। बाजीराव ने भोपाल के निकट निज़ाम को घेर लिया और पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उसे बिना युद्ध के 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संधि के द्वारा मुगल बादशाह ने मालवा का सूबा और नर्मदा तथा चंबल नदी के मध्य की संपूर्ण भूमि मराठों को दे दी। इसके अतिरिक्त मराठों ने 50 लाख रुपये भी प्राप्त किया। इस विजय ने संपूर्ण भारत में बाजीराव की प्रतिष्ठा को स्थापित कर दिया। इस प्रकार बाजीराव ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त करने में सफलता पाई। बाजीराव को महान पेशवाओं में से एक स्वीकार किया गया है। वह एक महान सैनिक और सेनापति था। निज़ाम उल मुल्क को अपने समय का एक महान सेनापति माना गया था, जिसने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया था। 2 बार युद्ध में उसका बाजीराव से सामना हुआ और दोनों ही बारों से पराजय स्वीकार करनी पड़ी। बाजीराव ने मराठों के सम्मुख एक नवीन और महान लक्ष्य रखा और वह था उत्तर भारत की विजय। मुगल साम्राज्य नष्टप्राय था और ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति सफलता से साम्राज्य का निर्माण कर सकता था जिसमें साहस और तलवार की शक्ति होती। बाजीराव ने इस तथ्य को समझा और मराठा साम्राज्य की सेना स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। मुगल साम्राज्य के पतन से भारत की राजनीतिक स्थिति में जो शून्यता आ गई थी, उसे किसी न किसी को अवश्य भरना था। यदि बाजीराव के नेतृत्व में मराठा इस कार्य को न करते तो कोई अन्य व्यक्ति इस कार्य को करता। बाजीराव ने जब इस कार्य की पूर्ति करने का प्रयत्न किया तो यह उसकी व्यवहारिक बुद्धि और उसके महान आदर्श का प्रमाण था। इस कार्य की पूर्ति के लिए उसने तलवार का सहारा लिया, जो मध्य युग में सर्वाधिक सफल साधन था। बाजीराव सफल सेनापति सिद्ध हुआ। उसके नेतृत्व में मराठा घुड़सवारों ने प्राय संपूर्ण भारत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। बाजीराव ने अपने मुकाबले में खड़ी होने वाली सभी शक्तियों को परास्त किया। उसके समय में मराठे न केवल दक्षिण भारत के अपितु संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बाजीराव का विजय अभियान चल ही रहा था कि उसकी 1740 ईस्वी में मृत्यु हो गई और यह जानने का अवसर न मिल सका कि वह आगे क्या चाहता था। परंतु जो भी सफलता उसने प्राप्त की वही उसे महान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी। डॉक्टर H.N. सिन्हा ने लिखा है कि बाजीराव एक महान सेनापति था। उसकी योजना की मौलिकता, उसको कार्य रूप में परिणित करने का साहस और युद्ध नीति पर उसकी दृष्टि उसे निसंदेह असाधारण सेनापतियों की श्रेणी में स्थान देती हैं। शाहू के प्रधानमंत्री की हैसियत में वह महाराष्ट्र के तत्कालीन व्यक्तियों में निसंदेह सर्वश्रेष्ठ था। उसकी विदेश नीति और मराठा विस्तार की नीति मौलिक ही नहीं अपितु दूरदर्शितापूर्ण थी। इस कारण यह ठीक ही कहा गया है कि बाजीराव योजना बनाने का मस्तिष्क रखने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की शक्ति भी रखता था। तो इस तरीके से डॉक्टर H.N. सिन्हा ने बाजीराव के बारे में कुछ पंक्तियां कही हैं जो कि उन पर सटीक बैठती हैं। तो आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने पेशवा बाजीराव के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।